गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक कि आप लोग स्टुअर्ट क्लूज को पढ़ रहे हैं। हम लोग स्टडी ऑफ कुकिंग शुरू किए थे केंट में केंट लेक्चर से, बट फिलहाल जो है हम लोग आज केंट लेक्चर नहीं पढ़ के स्टुअर्ट क्लूज को पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेज जो होंगी वो केंट लेक्चर की होंगी। सो आज जो है हम लोग स्टुअर्ट क्लूज से एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इंडिस्पोजिशन द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। इंडिस्पोजिशन एंड द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। इंडिस्पोजिशन एंड सेकेंड बेस्ट रेमेडी। चैप्टर का शुरुआत में आज सुबह के एक फ़ोन आया था, उससे करूँगा, उस केस से करूँगा, ऑब्वियसली एक केस से करूँगा। मेरे एक पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब बहुत बदन में दर्द हो रहा है। बोले अच्छी बात है, क्यों हो रहा है? बोले कि कल रात को एक्चुअली बारिश से भीग के आए और फैन मतलब शरीर को बढ़िया से सुखाया नहीं और फैन को चला के सो गए। तो फिर मैंने पूछा कि प्यास कैसा लग रहा है? बोले प्यास में तो कोई फर्क नहीं है सर। मन कैसा लग रहा है? तो बोले कि मन में तो कुछ विशेष ऐसा नहीं लग रहा है, बॉडी एक हो रहा है। बोले कैसे बढ़ रहा है? तो बोले कि नहीं ऐसे ही है सर। बोले चलने से, फिरने से, बैठने से कोई फर्क पड़ रहा है? बोले नहीं सर, थोड़ा दबाने से ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ विशेष ऐसा नहीं है। बोले ठीक है, आपके पास जो 2 नंबर वाला मेडिसिन है, जो मैंने 2 नंबर वाला मेडिसिन दिया हुआ है, उसको 1-1 घंटे पे खा लीजिए और 2 घंटे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आइए और 2 घंटे के बाद बात बताइए कैसा है। 2 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया और बोले कि सर अभी फ्रेश लग रहा है, शरीर में कोई दर्द नहीं लग रहा है, ठीक है, बहुत पहले से बहुत ठीक है। तो जो सेकंड वाला मेडिसिन था वो क्या था? सोचने वाली बात थी कि सेकंड वाला मेडिसिन था वो क्या था। पर उससे पहले सोचने वाली बात है कि हम लोग मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन कब करेंगे। हम लोग जब केंट से पढ़े थे होम्योपैथी के ग्रेजुएशन, तो याद है उसमें एक सेंटेंस बोला था केंट साहब ने कि आपको आपको इस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा कि आपको कब प्रेस्क्रिप्शन करना है और कब प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है। तो आप कब प्रेस्क्रिप्शन कीजिएगा? प्रेस्क्रिप्शन तब कीजिएगा जबकि आपको कोई इंडिकेशन मिलेगा। देह में दर्द हो रहा है, ना कोई मोडिलिटी है, ना कुछ है, तो कहाँ से प्रेस्क्रिप्शन कीजिएगा, कहाँ से इंडिविजुअलाइज कीजिएगा? तो ये चीज़ जो था बारिश में भीग गए, शरीर को ठीक से सुखाए नहीं और फैन चला के सो गए, सुबह उठे तो बॉडी एक हो रहा है, और उस पर हमने प्रेस्क्रिप्शन कर दिया। कोई इंडिकेशन नहीं, उसके कहाँ से प्रेस्क्रिप्शन करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म 150 याद होगा, तो वहाँ क्या कहा जा रहा है? एफोरिज्म 150 में बोला जा रहा है कि इफ अ पेशेंट complain of one or more trivial symptoms that have been only observed a short time previously, the physician should not regard this as a whole fully developed disease
that requires serious medical aid. A slight alteration in diet and regimen will usually suffice to dispel such indisposition. Obviously ये जो इंडिस्पोजिशन है इसको आपको पकड़ना सीखना होगा, समझना सीखना होगा। कई बार आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे 16 साल 17 साल 18 साल उम्र के और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। कब आए थे? बोर्ड एग्जाम जब खत्म हुआ उसके बाद। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद क्या होता है, बच्चों को फुर्सत मिलता है और उसके बाद वो लोग थोड़ा सोचते हैं कि फील्ड में जाके हम लोग थोड़ा शरीर सीधा कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा जिम करें, दौड़ना शुरू करते हैं। और दौड़ना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उनका बॉडी इस चीज के लिए हैबिचुएटेड नहीं है, और बॉडी हैबिचुएटेड नहीं है तो उनको बॉडी एक होगा। अब उस केस में अगर आप मेडिसिन देते हैं, जरूरत ही नहीं है, उनको जस्ट टीएल दीजिए और 2-3 दिन बोलिए कि ऐसे ही करना है, थोड़ा मसाज कीजिए, या मसाज भी मत कीजिए, लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। तो ये डिजीज नहीं था। अगर डिजीज होगा तो उसमें सिम्टम्स होंगे, इंडिविजुअलाइजिंग साइन एंड सिम्टम्स होंगे, बट ये इंडिस्पोजिशन है जो कि स्लाइट अल्टरेशन इन लाइफ सर्कमस्टांसेस के चलते हुआ है। और इसके लिए आपको मेडिसिन देने का जरूरत नहीं है। हर केस में यही स्टुअर्ट क्लोज साहब ने इस चैप्टर में समझाने का कोशिश किया है, बोलने का कोशिश किया है। उन्होंने एफोरिज्म 4 का जिक्र किया है, जहां पे बोला गया ही इज लाइकवाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट derange health and cause disease and how to remove them from persons in health. मतलब फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं जिसको जो कि हेल्थ को डिरेंज करती है, और उनको कैसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्टाइल से दूर किया जाए। अब देखिए एक और केस का बात करते हैं। अपने पास बहुत सारे पेशेंट लोग आते हैं और उन लोगों को क्या समस्या है कि एसिडिटी होता है, गैस होता है। क्या करते हैं भाई, विशेषकर लेडीज लोगों में, और वो भी हम लोगों के सोसाइटी में जो हिंदू लेडीज हैं उन लोगों में देखेंगे कि बहुत बोल रही है कि गैस का समस्या हो रहा है, एसिडिटी का समस्या हो रहा है, नौसिया होता है, वोमिटिंग टाइप का हो जाता है। वोमिटिंग नहीं होता है, वोमिटिंग हो जाता है तो मूड सही हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है, नींद भी आ रहा है। क्यों भाई? केस को अगर आप स्टडी करना शुरू करिएगा तो पता चलेगा कि बच्चा है, उसको बार बार उठ के दूध पिलाना पड़ता है, नींद पूरा नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ी पुजारन है, घर भर का सारा काम करके 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाना खाएगी, 1-1 बजे खाना खाएगी। भैया अगर तुम टाइमली खाना नहीं खाओगे तो ये सब तो प्रॉब्लम होगा ही। उसको आप क्विंटल के क्विंटल दवा पिला दो, बट उसके लाइफ स्टाइल को आप अगर नहीं सुधार रहे हैं, उसके लाइफ स्टाइल पे आप नहीं फोकस कर रहे हैं, तो शी इज बाउंड टू सफर। भाई उसको बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, और उसको उसके तरीके से समझाना पड़ेगा। और सिर्फ समझा देने से कुछ नहीं होगा। वो तो माइंड में एक चीज लेके आई हुई है, या एक पेशेंट जो है वो माइंड में एक चीज लेके आया है कि डॉक्टर के पास गए तो हमको मेडिसिन चाहिए, और आप देख रहे हैं कि उसको कोई मेडिसिन देने से कुछ होने वाला नहीं है तब तक, जब तक कि इसका ये लाइफ स्टाइल में जो प्रॉब्लम है, द थिंग्स व्हिच डिरेंज हेल्थ एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ, जो हेल्थ को डिरेंज कर रहा है, ऐसा जो हैबिट्स है, उसको जब तक आप नहीं हटा रहे हैं तब तक आपका
सारा ज्ञान किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस बैड लाइफ स्टाइल। अब भाई बच्चे को बार बार दूध पिलाना तो आप ये नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, बट वहां भी आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। यहाँ सोने के टाइम फुल खिला के फिर पिला के तब ये कीजिए, उसके बाद सोइए, सोने के बाद उठते हैं तो उठने के साथ ही आपको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करना है, खाना है। नहीं हो तो नहीं हो, अगर बोल रहा है, सब बोल रहा है कि नहीं हम बहुत धर्मी हैं, बहुत ये हैं, तो किताब दिखा दो कि भाई भगवान कहाँ बोल रहे हैं कि शरीर को डिस्टर्ब करना है। गीता में तो ये नहीं लिखा है। गीता में लिखा है कि जो शरीर को कष्ट देता है उससे हम खुश नहीं है। लाइक दिस रिलीजियस लिटरेचर्स के थ्रू जो जैसे समझे उसको वैसे समझाना है, जो जैसे समझे उसको वैसे समझाना है, उसको वैसे कन्विंस करना है। दिस इज सिमिलिया। अगर मैं हिंदी में समझता हूं तो बेटा तुम लोग इंग्लिश में समझाते समझाते मर जाओगे, मैं नहीं समझूंगा। अगर मैं भोजपुरी जानता हूं तो तुम मारवाड़ी में मुझको पढ़ाते पढ़ाते मर जाओगे, तुम मुझको मेवाड़ी में पढ़ाते पढ़ाते मर जाओगे, मैं नहीं समझूंगा। तो तुमको मुझे समझाने के लिए मेरी तरह होना पड़ेगा। तो पेशेंट के लेवल में आकर के, पेशेंट के लेवल में आकर के उसको समझाना है कि नहीं। फलाना बाबा तो कभी ये नहीं बोलते हैं, यहाँ के इतने बड़े बाबा हैं वो तो कभी पास नहीं। देखिए हम भी पूजा करते हैं, सब करते हैं, किताब में तो ऐसा नहीं लिखा है शरीर का को कष्ट देना। खाके भी पूजा होता है। स्वामी विवेकानंद से बड़ा साधु कौन हुआ है? देखिए उन्होंने बोला है। सो आपको ये समझाना पड़ेगा और आपको पेशेंट को इंटेलिजेंटली समझाना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सभी बीमारियां मेडिसिन से ठीक नहीं होती। क्योंकि हर चीज जो बीमारी जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो बीमारी हो। हर चीज, हर कंडीशन जो कि बीमारी जैसा देखने में लग रहा है जरूरी नहीं है कि वो बीमारी हो। तो कैसे पता चलेगा? रास्ता एक ही है। 83 to 104 जो है नहीं, मैंने रास्ता दिखाया है। केस टेकिंग करना है, इंडिविजुअलाइज करना है, केस टेकिंग करना है, इंडिविजुअलाइज करना है। एफोरिज्म 5 में अगर आप जाके देखते हैं तो क्या बोलते हैं? एफोरिज्म 5 में अगर आप आइए तो बोलते हैं कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट को आपको ध्यान में रखना है। The most probable exciting cause in acute diseases, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. अगर acute disease है तो उसके विसिनिटी में कुछ ना कुछ हुआ होगा। बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होता है। और जब एक्सीलरेशन आता है तभी जाके पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। या तो वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो उसमें चेंज कैसे आएगा? तो कुछ न कुछ एक बाहर से एक्सटर्नल एजेंट लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्यूट डिजीज के केस में दैट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्साइटिंग कॉज। वो मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज आपको एक्यूट डिजीज के केस में खोज के निकालना पड़ेगा। जैसे कल जो आज सुबह जो मुझको वो फोन किए थे, ही वाज आर्मी पर्सनल, वो जो हमको बताए कि पहले कुछ नहीं बोले, फिर पूछने के बाद वो बोले कि कल रात को भीग गए थे और थोड़ा फैन चला के सो गए थे। सो आपको तलाश करना पड़ेगा। अगर आग लगा है, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। वो आग कहाँ लगी है, वो कैसे लगी है, इस चीज को आपको तलाश करना है। तो एक्यूट डिजीज में आपको एक्साइटिंग कॉज पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नंबर 1 एकदम क्लियर। क्रॉनिक डिजीज में
क्रॉनिक डिजीज में फंडामेंटल कॉज के लिए आपको एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का सर्वे करना पड़ेगा, उसका एक्सरे करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा आखिर कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। जो सेकंड वाला केस हम लोग डिस्कस किए, जो सेकंड वाला एक लेडी का केस हम लोग डिस्कस किए, तो क्या है उसके लाइफ स्टाइल में, उसके रिलीजन में उसको वो मतलब ऐसे बना दिया है कि नहीं, अगर खाना खा के पूजा किए तो भगवान हम पे गुस्सा हो जाएंगे, बिना पूजा किए हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको उस तरह से और देखो खाना अगर टाइमली नहीं खाएगा, कोई 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मतलब इतना फास्टिंग लगातार रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको उस पेशेंट के लाइफ में, उस पेशेंट के सर्कमस्टांसेस में, उस पेशेंट के सिचुएशंस में, एक क्रॉनिक डिजीज के केस में आपको तलाश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, एज ए डिटेक्टिव आपको देखना पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है जो ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप केस टेकिंग पूरा कीजिएगा तो वहां पे आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाइएगा, आपको मतलब इंडिविजुअलाइजिंग साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेगा, आपको इंडिविजुअलाइजिंग साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेगा, कहीं से आप इंडिविजुअलाइज करने की सिचुएशन में नहीं है। तो इस चीज पे आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि अरे यार ये डिजीज है या इंडिस्पोजिशन है। अपन लोग जो इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीजेज या स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेज पढ़े हैं वो क्या है? स्यूडो क्रॉनिक डिजीज तो यही है कि कंटिन्यूअस लाइफ में कोई फॉरेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जिसके चलते सिम्टम्स आ रही हैं, तो उस चीज को आपको समझना होगा, उस चीज को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले ये जो इंडिस्पोजिशन है इसको आपको समझना होगा, और इंडिस्पोजिशन के केस में मेडिसिन का जरूरत नहीं होता, सेकेंड बेस्ट मेडिसिन का जरूरत होता है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, रीड कीजिए, फिर हम लोग कल इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछिएगा, फिर मैं कल इस चीज को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।